देखो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है कैंप साइंस ट्यूटोरियल पे। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है जेनेटिक्स। क्लास 10th का टॉपिक है ये। बेसिकली किसमें है? टर्म 2 में है। उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि अभी टर्म 2 में एग्जाम देंगे, उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि अभी 10th में आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली बच्चों को इसका बेसिक समझ में नहीं आता, तो आज सब लोग ध्यान से देखना। हम लोग कोशिश करेंगे, मैं ये कुछ चीजें पहले ही नोट करके रख लेता हूं ताकि हम लोग कम से कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा पोर्शन कवर कर सके। चलो स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखो, टर्म जेनेटिक्स, बेसिकली जेनेटिक्स टर्म सबसे पहले किसने दी थी? एक साइंटिस्ट था जिसने दी थी, बेटसन ने। बेटसन ने बेटसन ने जेनेटिक्स को समझने के लिए हम लोगों को पहले दो टर्म्स का समझना जरूरी है। फर्स्ट वन इज हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जीन्स टू फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। इट मीन्स ये भी बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। एक जनरेशन का दूसरे जनरेशन में जीन्स का ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? हमारा हेरिडिटी। सेकेंड टर्म है हमारी वेरिएशन। वेरिएशन बेसिकली क्या होता है? डिफरेंस विच आर प्रेजेंट इन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज का मतलब सेम से लोगों में डिफरेंस या वेरिएशंस होना, डिफरेंस शो करना ही वेरिएशन से होता है। जैसे हम लोगों के कुछ टिपिकल कैरेक्टर है, कलर ऑफ हेयर हो सकता है, कलर ऑफ आईज होते हैं, तो हम लोगों के बीच में यही डिफरेंसेस क्या कहलाते हैं? वेरिएशंस। अब देखो, collectively both the term heredity and variation is called as genetics, या फिर हम ये दूसरी तरीके से बोल सकते हैं collectively study of the heredity and variation is called as genetics। देखो, जेनेटिक्स के अंदर एक रूल होता है, लाइक begets लाइक, मीन्स ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स। जनरल कैरेक्टर्स कहां से मिलते हैं हम लोगों को? हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। बाकी स्पीसीज में उनके कैरेक्टर्स जो मिलते हैं किससे मिलते हैं? पेरेंट्स से मिलते हैं। वो कैसे होते हैं? सेम होते हैं। तो ये किस रूल्स के अकॉर्डिंग बोल देते हैं हम लोग? लाइक बिगेट्स लाइक। तो देखो, टॉपिक बहुत सारे हैं इसके बीच में कि जॉर्ज मेंडल के जनरेशन के आने से पहले या जॉर्ज मेंडल से भी पहले बहुत से साइंटिस्ट आए थे, बहुत से कोर्सेज हुए थे, बहुत से टर्म्स आई थी। लेकिन आप लोगों की बुक में जनरली क्या है, मेंडल के बारे में बताया, तो जनरली मेंडल का ही टॉपिक हम लोग पहले ले लेते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोला गया है? जॉन जॉर्ज मेंडल। मेंडल लॉज बोल देते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? जॉन जॉर्ज मेंडल। इसका बर्थ हुआ था 22 जुलाई 1822 अप टू 1884 तक। ये इसका जन्म है, ये इसकी मृत्यु है। वर्किंग पीरियड बेसिकली बता देता हूं, इसकी थोड़ी सी कहानी बता देते हैं। जॉन जॉर्ज मेंडल जनरली एक मॉन्क था, प्रीस्ट था, चर्च में काम करता था। चर्च में काम करते करते इसके चर्च के पीछे क्या था? एक गार्डन था जहां से इसने ऑब्जर्वेशंस चालू करी। उस गार्डन में इसने सबसे पहले बहुत से प्लांट, बहुत से साइंटिस्ट आए थे, उन लोगों ने बहुत से प्लांट लिए थे। लकीली इसको जो प्लांट इसने लिया था वो था पाइसम सटाइवम, मीन्स पी प्लांट, जिसपे इसने रिसर्च वर्क करा था। इसने कितना रिसर्च वर्क करा था? अराउंड 8 इयर्स। 8 इयर्स इसने काम करा था, पी प्लांट पे इसने काम करा था। पी प्लांट्स के आगे एक्सपेरिमेंट करने में इसे बहुत सी चीजों में हेल्प मिली कि जनरली अब लोग हम आगे पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में और डाईहाइब्रिड क्रॉस में। थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है? हमारे कैरेक्टर्स ऑफ जीन्स लेंगे हम, उनके हैं। इसने पी प्लांट लिया था, जनरली उसमें क्या था? 7 कैरेक्टर्स थे, अलग 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 क्रोमोसोम्स पे थे। क्रोमोसोम्स बेसिकली क्या होते हैं? जीन्स की एग्जिस्टेंस होती है, या फिर हम बोल देते हैं जीन्स कहां पे मिलते हैं हमें? क्रोमोसोम्स पे मिलते हैं। तो इसने अलग अलग उसके कैरेक्टर थे, जिसमें बोल सकते हैं हम पी प्लांट की हाइट हो सकती है टॉल और ड्वार्फ, सीड हो सकता है, उसकी शेप हो सकती है, कॉटिलिडन कलर हो सकता है, फ्लावर कलर हो सकता है। इस तरीके से इसमें 7 कैरेक्टर थे जिसने इसे ऑब्जर्व करा जनरेशन टू जनरेशन।
इसलिए इसको सक्सेस मिली थी। लेकिन इसके काम को ऑब्जर्व बहुत टाइम बाद करा गया था, क्योंकि उस ड्यूरेशन में इसकी एग्जिस्टेंस ना के बराबर थी। उस सेम ड्यूरेशन के अंदर डार्विन ने अपनी बुक लॉन्च करी थी, जिसे बोलते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को भी लॉन्च करा था। इसके खुद के रिजल्ट्स में मैथमेटिक्स बहुत थी, तो इसलिए थोड़ा सा समझना मुश्किल था। इसलिए इसके जो काम को मान्यता मिली थी वो अराउंड 1900 में मिली थी। 1900 में जो बाकी साइंटिस्ट आए थे, जैसे कि कार्ल कॉलन ने भी सेम मेंडेलियन लॉस पे काम करा था, लेकिन इसने पी प्लांट ना लेके किसमें काम किया था? मीज में काम करा था। इसने मेंडेलियन कंक्लूजन को, यानी मेंडल्स ने जो कंक्लूजन दिए थे, उसने उसको किस में कन्वर्ट करा था? लॉज में। किसने कन्वर्ट करा था? कार्ल कॉलन ने कन्वर्टेड द मेंडेलियन कंक्लूजन इन 3 लॉज। बेसिकली आप लोगों से अगर पूछा जाए तो मेंडेलियन कंक्लूजन कितने थे? 4 थे। 4 कंक्लूजन थे, लेकिन उसको लॉज में किसने कन्वर्ट करा था? कार्ल कॉलन ने कन्वर्ट करा था। फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडेलियन कंक्लूजन था लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो अभी बात करेंगे हम डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट की। जब मल्टीप्लाई होता है या क्रॉस होता है, जो कैरेक्टर अपने आप को प्रेजेंट करता है, यानी वो दूसरे कैरेक्टर पर डोमिनेंट रहता हो, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे? लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड लॉ इसने बताया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बस हम लोग अभी नाम डिस्कस कर रहे हैं। अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस में इन लॉज को देखेंगे किस तरह से एप्लीकेबल होते हैं। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। किस बेसिस पे उनको सेग्रीगेट करा जाता था? जो इसके कैरेक्टर रिप्रेजेंट होते थे। थर्ड, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब कि क्रॉस पॉलिनेशन में या सेल्फ पॉलिनेशन में किस तरह से एक दूसरे के क्रॉस एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते या कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं करते। लेकिन याद रखना बच्चों, मेंडेलियन कंक्लूजन कितने थे? 4 थे। कई बार पूछा जाता है लॉज कितने थे? 3 थे। मेंडेलियन कंक्लूजन को कन्वर्ट करा था 3 लॉज में किसने? कार्ल कॉलन ने। याद रहेगा? ओके। देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेंडल की बात करने के बाद मेंडल ने पी प्लांट लिया था, जिसे हमने क्या बोला था? बॉटनिकल नेम ऑफ पी प्लांट क्या था? पाइसम सटाइवम। मेंडल ने बेसिकली पी प्लांट इसलिए लिया था कि उसके 7 कैरेक्टर थे, अलग अलग कैरेक्टर थे, जिनके अंदर लिंकेज नहीं थी। लिंकेज एक वर्ड आएगा जिसमें क्या होता है कि एक दूसरे के ट्रेड से क्रॉस कर जाता है, जिसकी वजह से रिजल्ट टिपिकल हो जाता है थोड़े से। इसलिए ये मान के चलो कि उसके अलग अलग क्रोमोसोम्स पे अलग अलग कैरेक्टर थे। बेसिकली पी प्लांट के अंदर 7 कैरेक्टर्स थे। अभी बताया था मैंने पहले। जीन्स हमें कहां पे मिलते हैं? क्रोमोसोम्स पे मिलते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एक क्रोमोसोम है। जीन्स कहां मिलते हैं? यहां पर क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स मिलते हैं हमें। इस तरीके से 7 क्रोमोसोम्स थे, 4 क्रोमोसोम्स थे, जिसके ऊपर उसने क्या करे थे? 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड निकाले थे। वैसे तो हम क्रोमोसोम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5 और क्रोमोसोम नंबर 7 ऑफ पी प्लांट, जिसपे उसको कितने कैरेक्टर मिले थे? पी प्लांट के 7 कैरेक्टर। कौन कौन से क्रोमोसोम थे? देखो क्रोमोसोम 1 पर उसे क्या कैरेक्टर मिला था? कॉटिलीडन कलर। बेसिकली कॉटिलीडन ये मान लो, कॉटिलीडन फर्स्ट एम्ब्रायोनिक लीफ बोल देते हैं, जिसका कलर देखा गया था। यानी सीड्स में से जस्ट पहली जो लीफ निकल रही है उसे हम लोग कॉटिलीडन बोल रहे हैं। फ्लावर कलर ये भी हमें किसमें मिला था? क्रोमोसोम 1 पे मिला था। ये थोड़ी सी एडवांस इंफॉर्मेशन है जो आपको दे रहा हूं मैं। बेसिकली आप लोगों को ये 7 कैरेक्टर याद रखने बस, कि पी प्लांट के अंदर हमें 7 कैरेक्टर मिले। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि क्रोमोसोम नंबर 1 पे 2 कैरेक्टर्स मिले थे, 4 पे 3 कैरेक्टर्स मिले थे, 5 पे 1 मिला था और 7 पे 1 मिला था। तो टोटल नंबर ऑफ 7 कैरेक्टर्स थे। कैरेक्टर्स के नाम थोड़ा सा याद रखना। कॉटिलीडन कलर, फ्लावर कलर जो कि क्रोमोसोम 1 पे मिले थे, क्रोमोसोम 4 पे पॉड फॉर्म। पॉड देखो वो होता है
वो केस मान लेते हैं जिसके अंदर सीड होता है, पॉड, पॉड उसकी शेप कैसी है, पॉड फॉर्म, स्टेम लेंथ एंड पॉड पोजीशन ऑन क्रोमोसोम नंबर 4, पॉड कलर ऑन क्रोमोसोम नंबर 5, सीड फॉर्म ऑन क्रोमोसोम नंबर 7। तो बेसिकली 4 क्रोमोसोम थे हमारे, कौन कौन से, 1, 4, 5, 7, बस याद रखने के लिए है। मेन कैरेक्टर आप लोगों को ये है। देखो एक डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में बता देता हूं। मान लो हमारे पास स्टेम लेंथ है, स्टेम लेंथ हमें क्या बताता है, हाइट ऑफ द प्लांट के बारे में। अगर हाइट ऑफ द प्लांट क्या है, डोमिनेंट है, मींस हाइट ऑफ द प्लांट डोमिनेंट का मतलब देखो डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है, क्रॉस के बाद ऑफ स्प्रिंग जो कैरेक्टर शो करता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर शो नहीं करेगा वो रिसेसिव कैरेक्टर। बेसिकली हम इसको दूसरी तरीके से देखते हैं, परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर अगर ज्यादा जो शो कर रहा है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो कम शो कर रहा है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। या फिर हम बोल सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वन कैरेक्टर अदर कैरेक्टर इज रिसेसिव, इट मींस फर्स्ट कैरेक्टर इज डोमिनेंट ओवर अदर। तो इसलिए एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, एक कैरेक्टर रिसेसिव होता है, जो ज्यादा दिखता है वो डोमिनेंट होता है, कम होता है वो रिसेसिव। तो इसी तरह स्टेम लेंथ के अंदर जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो होता है टॉल प्लांट के लिए, जो रिसेसिव होता है वो होता है ड्वार्फ मतलब छोटा प्लांट के लिए। तो देखो ये 7 कैरेक्टर हो गए। 7 कैरेक्टर बताने के बाद हम लोग मेंडेलियन टेक्निक के बारे में बात करेंगे, मेंडल ने किस तरीके से स्टडी करा था अपना एक्सपेरिमेंट और किस तरह से अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करा था। उससे पहले 2 टर्म देख लेते हैं। मेंडेलियन ने परफॉर्म करा था फर्स्ट टेक्निक जो थी उसकी इमेस्क्यूलेशन। इमेस्क्यूलेशन में बेसिकली इसने क्या करा था, रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। सबसे पहले बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। देखो एक ऐसा फ्लावर जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो क्या होता है हमारा, एंथर होता है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है हमारा स्टिग्मा जिसके अंदर ओवरी होते हैं और एग्स होते हैं। ये हमारे 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं किसके अंदर, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ऐसा फ्लावर जिसके अंदर दोनों चीजें प्रेजेंट है, एंथर भी और स्टिग्मा भी। इसने क्या करा था, एंथर को उस फ्लावर के अंदर से कट कर दिया था। इस प्रोसेस को इसने क्या बोला था, इमेस्क्यूलेशन। आया समझ में। दूसरा प्रोसेस था बैगिंग। बैगिंग में क्या होता है, इमेस्क्यूलेटेड फ्लावर है, इसमें ये फ्लावर को कवर कर दिया था किससे, पॉलीथीन से, टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन। देखो सबसे पहले एक फ्लावर लिया, उसमें से हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हटा दिया, केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बचा। उस प्रोसेस को बोला हमने इमेस्क्यूलेशन। सेम फ्लावर में हमने उस फ्लावर को किससे कवर कर दिया, पॉलीथीन से कवर कर दिया। क्यों, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन ना हो सके किसी और फ्लावर के पॉलन ग्रेन से। हमें जो कराना है केवल वो टेस्ट करेंगे। तो ये 2 प्रैक्टिकल थे जो परफॉर्म करे थे किसने, मेंडेलियन ने, बिफोर मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस से पहले। अब इसका क्रॉस पॉलिनेशन, इसका जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रोसेस है वो देखते हैं मेंडेलियन का। हम कोई भी एक कैरेक्टर ले लेते हैं, इनमें से हमने हाइट का कैरेक्टर लिया, मानो अभी जो बताया था हमने स्टेम लेंथ से बता देते इसे, टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल क्या है हमारा डोमिनेंट, ड्वार्फ क्या है रिसेसिव। फ्लावर, टॉल फ्लावर, ड्वार्फ फ्लावर, दोनों के हमने क्या लिए, फ्लावर लिए, टॉल का और ड्वार्फ का। टॉल फ्लावर में से, टॉल मींस उस फ्लावर का कैरेक्टर क्या है, टॉल, और ड्वार्फ का मतलब उस फ्लावर का कैरेक्टर क्या है, ड्वार्फ। यानी ये किसकी जनरेशन होगी, किसी ड्वार्फ प्लांट की जनरेशन होगी, ये किसकी जनरेशन होगी, किसी टॉल प्लांट की जनरेशन होगी, उसका हमने फ्लावर लिया है। फ्लावर में हमने कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करा पहले, इसमें इस वाले फ्लावर में इमेस्क्यूलेशन। इमेस्क्यूलेशन, इमेस्क्यूलेशन मींस रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फिर इसमें केवल क्या बच गया, फीमेल स्टिग्मा पार्ट। सेकंड फ्लावर में से हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पोलन ग्रेन्स
किसके, रिसेसिव के, वो हमने क्रॉस कराए किससे, फीमेल से। ये जो हमारा प्रोसेस होगा कि दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन से जो हमने फर्स्ट प्लांट के फीमेल को क्रॉस कराया, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। देखो अगर सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल के उसी के स्टिग्मा पे जाते हैं तो उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, यानी सेम फ्लावर के अंदर दूसरे फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल के आए दूसरे फ्लावर्स में, जिसको रिप्रोडक्टिव फीमेल पे आके स्टिग्मा पे आके अटैच हुए, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ या पॉलिनेशन हुआ, उसे बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। इट मींस दो अलग अलग फ्लावर के बीच में क्रॉस होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन, और इस सेम फ्लावर के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेल और फीमेल, तो इसके अंदर अगर पॉलिनेशन हुआ तो सेल्फ पॉलिनेशन। तो पहला हमने कराया है कौन सा, क्रॉस पॉलिनेशन। इस क्रॉस पॉलिनेशन के बाद जो सीड जनरेट हुआ, उस सीड से हमने जो प्लांट ग्रो करा, वो जो प्लांट हमें फर्स्ट प्लांट मिलेगा हमने उसे बोला है F1 जनरेशन। यानी क्रॉस पॉलिनेशन के बाद जो सीड मिला उससे जो प्लांट ग्रो हुआ उस प्लांट को हमने क्या बोला है, F1 जनरेशन। फिर हमने F1 जनरेशन को आगे मूव करा, F1 जनरेशन से कौन सा पॉलिनेशन करा हमने, सेल्फ पॉलिनेशन, किसके अंदर, F1 जनरेशन में। फिर जो प्लांट मिला उससे बोला हमने F2 जनरेशन। फिर F2 जनरेशन में हमने सेल्फ पॉलिनेशन करा, उससे जो प्लांट मिला उसे बोला हमने F3 जनरेशन। आप लोगों को बस इतना सा याद रखना है, फर्स्ट क्रॉस होगा, फर्स्ट जो फर्टिलाइजेशन नहीं, इसे पॉलिनेशन बोलेंगे। फर्स्ट पॉलिनेशन होगा उसे बोलेंगे हम क्रॉस पॉलिनेशन से करा। उसके बाद जो सीड बना, फिर उससे जो प्लांट बना वो हमारा F1 जनरेशन। उसके बाद जितने भी पॉलिनेशन हुए सारे कौन से हुए, सेल्फ पॉलिनेशन। बस इतना सा याद रखना है आपको, फर्स्ट क्रॉस पॉलिनेशन, देन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन के बाद F2 सेल्फ पॉलिनेशन, F2 के बाद F3 सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये प्रोसेस और टेक्निक थी कौन सी, मेंडेलियन टेक्निक। इसी को ही हमें आगे पढ़ना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में और डाइहाइब्रिड क्रॉस में। आया समझ में? देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। जब हम किसी एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में क्रॉस कराते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर कौन सा लिया, हाइट। क्रॉस किस किस के बीच में कराएंगे, हाइट का कैरेक्टर हमने लिया टॉल प्लांट और ड्रॉप प्लांट के बीच में, उसका एक कैरेक्टर ही हमने लिया है एक टाइम पे, उसे बोल रहे हैं हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो क्रॉस से पहले हमें दो टर्म समझनी होंगी, एक होता है फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, अगर प्लांट का हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर शो कर रहे हैं, यानी वो दिखता कैसा है कैसा, तो हम उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। अगर हम जीनोटाइप कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो उसकी जेनेटिक कंपोजिशन क्या है उसकी बात कर रहे हैं। तो हर प्लांट के दो कैरेक्टर होंगे, फिनोटाइपिक कैरेक्टर मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, विजुअल कैरेक्टर्स कैसे हैं उसके, जीनोटाइपिक कैरेक्टर मतलब उसका जेनेटिक कंपोजिशंस क्या है, वो जीनोटाइप कैरेक्टर को बताएंगे हमारे। देखो अब मेंडेलियन टेक्निक को ही हम समझाते हैं आगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया है, वो भी किसका, हाइट का, टॉल प्लांट और ड्रॉप प्लांट में। देखो टॉल प्लांट लिया और ड्रॉप प्लांट लिया, दोनों का मेंडेलियन टेक्निक के अकॉर्डिंग क्या कराया, फर्स्ट क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर हमें सारे के सारे प्लांट जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, टॉल प्लांट मिलेंगे। मेंडेलियन के कंक्लूजन के अकॉर्डिंग फर्स्ट F1 जनरेशन में जो हमें प्लांट मिले सारे के सारे क्या मिलते हैं, सारे के सारे टॉल प्लांट मिलेंगे। जो अभी बताया था हमने स्टार्टिंग में, तीन लॉस थे हमारे। फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी इन दोनों में जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही रिप्रेजेंट हुआ है किसमें, F1 जनरेशन में। पहला क्रॉस क्या था, क्रॉस पॉलिनेशन। सारे के सारे जितने भी टॉल प्लांट मिले, जो भी कोई भी दो टॉल प्लांट लिए, उनके अंदर हमने क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन बताया था, कोई भी दो डिफरेंट फ्लावर, एक के पॉलन ग्रेन्स दूसरा का स्टिग्मा। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब इसी प्लांट के अंदर ही सेम स्टिग्मा सेम
फ्लावर का ही पॉलन ग्रेन किस पे पॉलिनेशन हुआ है, फ्लावर स्टिग्मा पे, तो उनका अगर सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो F2 जनरेशन में जो हमें रिजल्ट मिले हैं वो टॉल प्लांट मिलते हैं हमें टोटल 3 और ड्रॉप प्लांट मिलता है 1। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 75% ऑफ प्लांट आर टॉल्स, 1% ऑफ प्लांट इज ड्रॉप। तो रेशो F2 जनरेशन का रेशो हम बोल सकते हैं ये होगा। इसे हम फिनोटिपिक कैरेक्टर भी बोल सकते हैं कि फिनोटिपिक कैरेक्टर्स हमारे क्या होंगे, F2 जनरेशन में जो हमें मिला फर्स्ट टाइम में 3:1 का मिला। F1 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट मिले बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस। इधर हम बता सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारा अलग है जिसमें टॉल और ड्रॉप प्लांट अलग अलग हुए, हमें इस तरीके से दिखे। इनको और थोड़ा सा खोल के दिखाते हैं तो देखो इसके अंदर 1 टॉल प्लांट प्योर है, 1 टॉल प्लांट इम्प्योर है। तो टोटल अगर मैं बात करूं इसकी, ये हमारे 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 ड्रॉप प्लांट प्योर है। देखो 2 प्लांट हम बोल सकते हैं इसमें, 1 प्लांट प्योर टॉल है, 1 प्लांट प्योर ड्रॉप है। अगर इनका आगे का भी हमने क्रॉस कराया, केवल इन प्लांट को लेके चलते हैं तो हमारे जीन्स क्या रहेंगे, प्योर रहेंगे, यानी सारे प्लांट टॉल मिलेंगे और इनका कभी क्रॉस कराया तो सारे ड्रॉप मिलेंगे। लेकिन ये जो बीच के 2 प्लांट हैं ये इम्प्योर है। इम्प्योर का मतलब इनका जो कैरेक्टर ऑफ ट्रेड्स है वो हम बोल सकते हैं ये 50-50% चांस होते हैं। अगर इनका आगे कभी सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो हो सकता है आधे प्लांट हमें टॉल मिले, आधे ड्रॉप मिले। तो F3 जनरेशन के अंदर जब हमने इनको चेक करा तो हमें पता लगा 1 प्लांट इज प्योरली टॉल, 2 प्लांट इज impurely tall and 1 plant is purely dwarf। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। पेपर में हमसे पूछा जाता है F1 जनरेशन में कितने प्लांट मिलते हैं, सारे के सारे टॉल प्लांट मिलते हैं बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस। F2 जनरेशन में 3:1 हमारा रेशियो रहेगा या 75% टॉल 25% आर ड्रॉप। F3 जनरेशन में जो रेशियो रहेगा, जीनोटिपिक रेशियो बोल देते हैं हम इसे फिनोटिपिक रेशियो बोल देते हैं। तो F3 जनरेशन में जो रेशियो रहेगा 1:2:1 फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, 3:1 फिनोटिपिक रेशियो बोल देते हैं F2 जनरेशन का फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये रेशियो याद करना है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। सेम रिजल्ट को हम चेकर बोर्ड के थ्रू देखते हैं। हमने लिया हाइट से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, कैपिटल T से, ड्रॉप से। हमने फिनोटिपिक कैरेक्टर्स लिए हमारे TT मींस प्योरली टॉल प्लांट, प्योरली ड्रॉप प्लांट। इनसे हमने एक एक कैरेक्टर लिया, T, कैपिटल T और स्मॉल t। इधर से एक कैरेक्टर लिया, कैपिटल T और स्मॉल t। देखो अब इनको चेकर बोर्ड से करेंगे। ये हमने क्रॉस लिया TT TT, इन दोनों के क्रॉस लिए। देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को। चेकर बोर्ड में हमने लिया तो देखो इसके कैरेक्टर एज इट इज रखें, यहाँ पे इसके कैरेक्टर फीमेल के एज इट इज रखें। देखो इनके बीच में क्रॉस कराएंगे, TT के बीच में क्रॉस कराएंगे, कैपिटल TT। फिर देखो इसके और इसके बीच में क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, TT। इसके अब देखो इधर से क्रॉस कराएंगे हम, इधर से इसका क्रॉस हो गया, पहले इसका करा लिया, फिर इसका क्रॉस हो गया, ये करा लिया। अब देखो इसका देखते हैं, इसका और इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा। अब इसका और इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, ये। हमें जो रेशो वहां मिल रहा था चेकर बोर्ड से, हमें वही रेशो यहाँ पे मिल गया। कैपिटल TT वाला 1, स्मॉल t कैपिटल T वाले 2, स्मॉल TT वाले 1। तो देखो यानी हमने जो रिजल्ट देखे थे वो चेकर बोर्ड से हमारे कंफर्म हो गए कि हमें F3 जनरेशन में जो रेशो मिला वो क्या था, 1:2:1। आया समझ में। चलो देखो अब पढ़ते हैं हम डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस मीन्स अ क्रॉस इन विच स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड
मोनोहाइब्रिड के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एक ट्रेड्स के बारे में पढ़ा था, यानी एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था। डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम दो कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इधर हमने कौन से दो कैरेक्टर लिए हैं, एक तो कॉटिलिडन कलर, कॉटिलिडन कलर बताया था। कॉटिलिडन फर्स्ट लीफ बोल सकते हैं, एम्ब्रायोनिक लीफ बोल सकते हैं। कैसा है, येलो, येलो कलर तो इसका डोमिनेंट कलर है और ग्रीन कलर इसका रिसेसिव कलर है। डोमिनेंट को हम कैपिटल से दिखा रहे हैं, स्मॉल से हम रिसेसिव को दिखा रहे हैं। दूसरा कैरेक्टर जो हमने लिया है वो लिया है सीड फॉर्म। सीड की शेप कैसी है, राउंड शेप है, वो डोमिनेंट है। रिंकल शेप्ड है, वो रिसेसिव है। देखो डाइहाइब्रिड क्रॉस को बिल्कुल हमने वही मेंडेलियन टेक्निक काम में लिया है जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लिया था। राउंड येलो, दोनों के दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है, हमने एक साथ रखे हैं। दोनों का देखो इस तरह से एलील रिप्रेजेंटेशन होता है। रिंकल्ड और ग्रीन दोनों रिसेसिव कैरेक्टर, इन दोनों को एक साथ लिया है, एलील रिप्रेजेंटेशन। दोनों में से एक एक ट्रेट लिया है, कैपिटल RY, राउंड और येलो। रिसेसिव में से भी एक एक ट्रेट लेंगे, रिंकल्ड और ग्रीन कलर। रिंकल्ड और ग्रीन कलर। देखो ग्रीन कलर को हमने स्मॉल y से रिप्रेजेंट करा है, ताकि राउंड को स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहा है और रिंकल्ड को स्मॉल y से। अब देखो दोनों में से जब हम दोनों का फर्स्ट पॉलिनेशन करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन से करेंगे, तो F1 जनरेशन में हमको दोनों के क्या मिलेंगे, दोनों का रिजल्ट मिलेंगे, दोनों के ट्रेट आएंगे इसमें। इसको देखो कैपिटल R हमें रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, राउंड, राउंड फॉर्म सीड फॉर्म को, स्मॉल r रिंकल्ड फॉर्म को, कैपिटल Y येलो कलर को, स्मॉल y ग्रीन कलर को। ये कैरेक्टर आ गया हमारा। इसी का जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर हमें जो मिला है कैरेक्टर, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर जो कैरेक्टर मिला है हमें इसमें, तो देखो ये क्या कैरेक्टर मिला, 9:3:1, 9:3:3:1, ये कैरेक्टर हमें इसके अंदर मिला है। ये देखो कैपिटल RY से हमारा क्या है, कितने रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे, 9। स्मॉल RY से हमारे कितने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3। स्मॉल r कैपिटल Y से 3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल r स्मॉल y से हमारे कितने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1। तो ये हमारा क्या है, F1 जनरेशन का ही जो रिजल्ट है, F1 जनरेशन का ही जो रिजल्ट है। देखो 9:3:3:1, क्या हमें पता लग रहा है। अब देखो इसके अंदर जब हम देखेंगे, ये हमारी F1 जनरेशन है, इसे भी बता सकते हैं F1 जनरेशन है। अब देखो इस F1 जनरेशन का जब हम देखेंगे, प्योर कैरेक्टर 9 हमारा कैपिटल R कैपिटल Y है, प्योर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल r स्मॉल y ये भी प्योर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं हमारे प्योर कैरेक्टर कितना है, 9+1, 9+1। तो टोटल प्योर कैरेक्टर है हमारे 9+1। यानी जब हम क्रॉस कराएंगे तो टोटल हमारे प्लांट कितने बन रहे हैं, 9:3:3:1 मींस 16। 16 के अंदर से 10 हमारे प्योर हैं और 6 हमारे न्यू कॉम्बिनेशन है, जिसे बोल सकते हैं हम इम्प्योर है। 3+3 हमारे न्यू कॉम्बिनेशन है। तो ये 9:3:3:1 डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर F1 जनरेशन या फिनोटाइपिक रेशियो को हमें याद रखना है, कितना होगा, 9:3:3:1 किसके अंदर, डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। अब इसी का चेकर बोर्ड से हम कैलकुलेट करते हैं। देखो मैंने इसमें चेकर बोर्ड और डिवीजन दोनों को एक साथ ही मिक्स करा है। चेकर बोर्ड्स के लिए हम क्या करते थे, इनके कैरेक्टर्स लेते थे अलग अलग। ये जो हमारे 4 कैरेक्टर है, हमने एक को तो फीमेल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, चलो ये फीमेल कैरेक्टर हो गए हमारे सारे, एक साइड हमारे मेल कैरेक्टर हो गए, जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिया था। जब हम इनको क्रॉस करेंगे तो अब ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए है, रिजल्ट आप लोग मैच करना। मैंने आप लोगों के लिए ब्लॉक खाली बनाया, देखो 4 कैरेक्टर इधर, 4 कैरेक्टर टोटल अगर मैं देखूं 1 2 3 4 टोटल हमारे कितने होंगे, 16 बने। लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो में जब हम जाएंगे तो कितना है, 1:2:2:4:1:1:2:1:1 तो जीनोटाइपिक रेशियो हमारा ये है, किसके लिए, डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए। याद रखने का तरीका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए F1 जनरेशन में था हमारा 3:1,
जीनोटाइपिक रेशियो था 1:2:1, जो जीनोटाइपिक रेशियो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो हमारा जीनोटाइपिक रेशियो था वो क्या था 1:2:1। डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 और जीनोटाइपिक क्रॉस 1:2:2:4:1:2:1:2:1 सिंपल सा याद रखने का तरीका 12, 24, 12, 121। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो कितना था 121, 1:2:1। इसके अंदर फिनोटाइपिक रेशियो डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर 9:3:3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो ये 12, 24, 12, 121। एक बार कंसेप्ट को समझ लो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से डाइहाइब्रिड क्रॉस आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। और ऐसा कोई टॉपिक जो आप लोगों को लगता है कि हार्ड हो और अभी पेपर में आपको, ये जेनेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आएंगे इसमें से। जो नए बच्चे हैं उन लोगों को समझ में आया होगा, जो बच्चे पेपर देने जा रहे होंगे उनके लिए भी बेनिफिट होगा। और कोई ऐसा टॉपिक जो आप लोगों को दिक्कत लगती है समझ में, तो आप मेरे को कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।